Hello, my dear students. Welcome to your own channel, Biology by Preeti. Students, today we are going to discuss about बायोमोलिक्यूल। एक ऐसा चैप्टर जिसमें स्टूडेंट्स को लिटिल बिट कुछ डाउट्स रहते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं, बट आज इस चैप्टर को हम इतना इंटरेस्टिंग एंड इतना इजी वे में पढ़ने वाले हैं कि इसकी आपके सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। ठीक, तो उसके लिए क्या है, आपको सेशन को लास्ट तक एंजॉय करना है, देखना है और उसके जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपको अपनी कॉपी में राइट डाउन करने हैं। सो लेट्स वी स्टार्ट। तो देखिए बेटा, जैसा आप जानते हैं कि हमारी अर्थ पे ईच एंड एवरी सब्सटेंस इज मेड अप विद इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो हमारी अर्थ पे जितना भी सब्सटेंस है वो किससे मिलके बना है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके क्या बनाते हैं बेटा? एटम। और एटम से ही मिलके बनता है हमारा सेल। सेल विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए बेटा, मैनी सेल्स मिलके क्या बनाती हैं? टिश्यू। ठीक, कि ग्रुप ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यू। अब मैनी टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं भाई? ऑर्गन। एंड ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम। जब एक ऑर्गन सिस्टम बन जाता है उससे एक बनता है हमारा ऑर्गेनिज्म। एंड ऑर्गेनिज्म मेक्स अ पॉपुलेशन, एंड पॉपुलेशन से ही हमारा बनता है कम्युनिटी, एंड कम्युनिटी क्या बनाती है? इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम से ही क्या बनता है? बायोम। एंड बायोम क्या मिलके बनाता है हमारा? बायोस्फीयर या फिर इकोस्फीयर। मीन्स जो अर्थ है हमारी, तो अर्थ क्या है बेटा? एक इकोस्फीयर जहां हम रहते हैं, ये क्या है? हमारा बायोस्फीयर है। So now question is that कि what type of molecules are found in any organism। तो बेटा क्वेश्चन क्या है कि हम जो भी ऑर्गेनिज्म है तो उनमें किस टाइप के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो बेटा अब इसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? हाउ टू आइडेंटिफाई मॉलिक्यूल्स। तो बेटा उसके लिए क्या करना है कि हमें कोई भी एक लिविंग टिश्यू ले लिया। ठीक है, दैट मे बी एनी लीव्स और पीस ऑफ लिवर सेल्स एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एक हमने लिविंग टिश्यू ले लिया। अब इस लिविंग टिश्यू को लिया तो अब बेटा हमें क्या करना है? इस लिविंग टिश्यू को हमने ऐड किया उसमें ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब इस लिविंग टिश्यू में ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड को मिक्स करने के बाद हमें इसे ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद क्या होता है बेटा? एक स्लरी बनती है, मतलब इसका एक पेस्ट बनता है। ठीक, क्या बन गया? एक पेस्ट बन गया। स्लरी आप बोल लो, आप चटनी बना ली हमने इसकी। ठीक, अब बेटा इस स्लरी को क्या है? हमें फिल्टर करना है। ठीक है, तो एक चीज क्लॉथ के हेल्प से इसे हमने फिल्टर किया। तो देखते हैं बेटा कि जब फिल्टर करते हैं तो क्या होता है? जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, ये फिल्टर होके नीचे आ जाते हैं, और जो लार्ज मॉलिक्यूल का सब्सटेंस होता है वो ऊपर ही रह जाता है। ठीक, तो ये जो है हमारा, दैट वुड बी, क्या हो जाएगा? ये फिल्ट्रेट हो जाएगा। ये क्या होगा? फिल्ट्रेट। जो फिल्टर होके नीचे आया वो फिल्ट्रेट होगा। जो ऊपर रह गया दैट वुड बी रिटेंटेंट। दैट वुड बी रिटेंटेंट। अब देखिए बेटा, ये जो फिल्ट्रेट है ये क्या है? इसमें क्या है? स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स। इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे हम बोल सकते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल। अब देखिए, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल का साइज बड़ा था तो ये भाई ऊपर फिल्टर होके नीचे नहीं आ पाया, तो इस रिटेंटेंट को हम क्या कह सकते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल कैसे हुए हैं? बड़े हैं। मैक्रो मॉलिक्यूल। अब देखिए, जो जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें हमने क्या ऐड किया था? हमने ऐड किया था ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। अब बेटा ये जो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड ऐड किया था, तो जो रिटेंटेंट है, ठीक है, तो इसमें क्या है? ये इस ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ बहुत अच्छे से मिक्स नहीं हुआ, तो इस वजह से क्या है? ये फिल्टर होके नीचे नहीं आ पाया। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इसे बोल सकते हैं एसिड इनसॉल्युबल पूल। क्या बोल सकते हैं ये? इसे एसिड इनसॉल्युबल
इनसॉल्युबल पोल, क्योंकि भाई ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पूरी तरीके से सॉल्युबल नहीं है, तो इसे क्या हम बोल सकते हैं, एसिड इनसॉल्युबल पोल। जबकि जो माइक्रो मॉलिक्यूल है बेटा, ये क्या है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड के साथ पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बोल सकते हैं एसिड सॉल्युबल पोल। इन्हें हमने नाम दिया एसिड सॉल्युबल पोल। तो देखिए बेटा, अब बात करते हैं कि भाई माइक्रो मॉलिक्यूल्स में और मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स या क्या क्या मॉलिक्यूल्स आएंगे। तो देखिए, जो अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मोनोसैकेराइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स एंड ऑल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये सारे किस में आते हैं, ये हमारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आते हैं। तो बेटा जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो क्या होता है, इनका 18 से 1000 डाल्टन के बीच में होता है। कितना, 18 टू 1000 डाल्टन के बीच में होता है। कितना होता है इनका, 18 टू 1000 डाल्टन। देखिए आपकी एनसीईआरटी में इनका जो वेट है वो 800 डाल्टन तक ही दिया है, बट कुछ बुक्स में 1000 भी दिया है। तो आप मान सकते हैं कि इनका वेट जो है वो 18 टू 1000 डाल्टन के बीच में होता है। जबकि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा, इनका वेट जो होता है वो 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है या फिर इक्वल होता है, 10,000 तक ही होता है। ठीक है, इनमें क्या आते हैं बेटा, प्रोटीन, लिपिड, पॉलीसेकेराइड एंड न्यूक्लिक एसिड। देखिए जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है, ये क्या है, इनका जो साइज है कैसा होता है, लार्ज होता है। तो और जबकि जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है, इनका साइज कैसा होता है, स्मॉल होता है। तो देखिए बेटा, जो अमाइनो एसिड्स हैं, ये क्या है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैनी अमाइनो एसिड्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन भी बन जाता है कि प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। लिपिड किससे मिलके बने होते हैं, फैटी एसिड से। पॉलीसेकेराइड किससे मिलके बने होते हैं, मोनोसेकेराइड से। ठीक है, और न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड से। ठीक, तो क्या है कि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये क्या है, ये किससे मिलके बने होते हैं, ये बनते किससे, ये माइक्रो मॉलिक्यूल से ही मिलके बने होते हैं। ठीक, तो ये तो आपका हो गया। बट अब नाउ क्वेश्चन इज दैट कि जो लिपिड होता है, ये भाई हमारा किस में आता है। देखिए लिपिड जो है ये एक एक्सेप्शन में आता है। किस में आता है, ये एक एक्सेप्शन है कि जो लिपिड है, तो ये क्या है, हमारा लार्ज मॉलिक्यूल एज वेल एज सॉरी मैक्रो मॉलिक्यूल एज वेल एज माइक्रो मॉलिक्यूल्स दोनों में आता है। तो व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट, कि देखिए बेटा होता क्या है कि जो लिपिड है, ये क्या है, अगर आपसे पूछता है कि लिपिड जो है ये किस में आएगा, तो आंसर आपका क्या होगा, मैक्रो मॉलिक्यूल्स। क्यों, तो देखिए रीजन क्या है कि जो लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर। ठीक, तो ये क्या होते हैं बेटा, जब जैसे कि जब हमने स्लरी बनाई थी, तो उस स्लरी में क्या है कि भाई कुछ वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट थे। तो बेटा क्या है, जब होता क्या है, जब लिपिड जो है, इसमें जो लिपिड है, तो इसमें वाटर, जब इस, क्योंकि भाई लिपिड क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो जब लिपिड वाटर से मिलता है, तो ये क्या है, एक वेसाइकल्स बना लेता है, बड़े मतलब एक लार्ज मॉलिक्यूल्स मिलके बना लेता है, जिसके कारण क्या होता है, ये जब फिल्टर करते हैं हम, तो इस फिल्टर से ये फिल्ट्रेट होके नीचे नहीं आ पाता है। तो ये क्या है, लिपिड हमारा ऊपर ही रह जाता है। ठीक है, तो लिपिड क्या है, ऊपर रह जाता है। जबकि इसका साइज क्या है, लिपिड का साइज तो 800 डाल्टन होता है, बट ये मिल के क्या बना लेते हैं, एक बड़ा सा वेसाइकिल बना लेते हैं, जिसके कारण ये फिल्टर होके नीचे नहीं आ पाते हैं। तो साइज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो क्या है, ये माइक्रो मॉलिक्यूल्स में आएंगे, बट अकॉर्डिंग टू फिल्ट्रेशन देखा जाए तो दैट्स कम अंडर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। नाउ दिस पॉइंट विल बी क्लियर टू यू। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नाउ कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर। देखिए बेटा, आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम्स में काफी बार क्वेश्चन आपके पूछ दिए जाते हैं कि
किसी भी ह्यूमन बॉडी में और अर्थ में जो एलिमेंट्स है इनका क्या परसेंटेज है। भाई आपसे ऑक्सीजन पूछ दिया जाएगा कि ऑक्सीजन का क्या परसेंटेज है, हाइड्रोजन का क्या परसेंटेज है। तो उसके लिए बेटा क्या है, मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगी जिससे आपको ये बहुत ही इजी याद हो जाएगा। ट्रिक क्या है बेटा, देखिए कोई एक लड़की है जिसका नाम है सिकाना। क्या नाम है? सिकाना। देखिए ओ सिकाना mg है, cs नहीं। तो इस ट्रिक से आपको ये सारा याद हो जाएगा। ओ सिकाना mg है, cs नहीं। तो देखिए बेटा ये क्या है आपका अर्थ क्रस्ट में, ये जो परसेंटेज है ये किसमें है? अर्थ क्रस्ट में। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होगा? ऑक्सीजन, इसके बाद सिलिकॉन, फिर कैल्शियम, देन इसके बाद सोडियम, इसके बाद आपका मैग्नीशियम, देन हाइड्रोजन एंड बेटा कार्बन और जो सल्फर है इनकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल होती है। नेक्स्ट नाइट्रोजन। ठीक, तो जो अर्थ क्रस्ट है तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कम क्या होगा? नाइट्रोजन। सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज इज सिलिकॉन। ठीक, ये तो हो गया हमारा अर्थ क्रस्ट का। नाउ क्वेश्चन इज इन ह्यूमन बॉडी। तो देखिए बेटा अब ह्यूमन बॉडी में आप कैसे याद रखेंगे, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक न्यूमोनिक। कि देखिए आपने ऊपर क्या पढ़ा कि एक कोई लड़की थी जिसका नाम था सिकाना। ओ सिकाना mg है, cs नहीं। इस ट्रिक से क्या है, आपको जो भी अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में जितना भी एलिमेंट है उसका आपको परसेंटेज बहुत ही इजी याद हो जाएगा। नाउ अब ह्यूमन बॉडी में, तो देखिए ह्यूमन बॉडी में क्या है कि कोई एक लड़का है जिसका नाम है CN CA हस ना MgC। ठीक है, तो देखिए ह्यूमन बॉडी में एलिमेंट्स का परसेंटेज आप कैसे याद रखेंगे, तो उसके लिए क्या है, एक निमोनिक है कि OCNCA हंसना MgC। कोई लड़का है जिसका नाम है CNCA, ठीक है, हंसना MgC। तो देखिए सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑक्सीजन का, देन कार्बन, देन नाइट्रोजन, फिर कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, देन सोडियम, देन मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। ये जो सिलिकॉन है आप देख सकते हैं कि जो सिलिकॉन है ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन की क्वांटिटी कितनी है? नेग्लेजिबल है, जबकि अर्थ क्रस्ट में ये सेकेंड हाईएस्ट एलिमेंट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ह्यूमन बॉडी में सिलिकॉन की क्वांटिटी नेग्लेजिबल है, जबकि अर्थ क्रस्ट में सिलिकॉन से ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा परसेंटेज इसी का ही होता है। ठीक, तो ये आपका हो गया एलिमेंट्स का परसेंटेज की अर्थ में और ह्यूमन बॉडी में कितना परसेंटेज है। नाउ कम्स टू इनऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यू। अब देखिए मैंने आपको ऑर्गेनिक सब्सटेंस के लिए तो मैंने आपको बता दिया था कि कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट नाउ क्वेश्चन इज कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, है ना। कि अगर कोई भी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, तो ये आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे भाई। ठीक, तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं कि जैसे आपने ऑर्गेनिक सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने क्या बनाया था, स्लरी बनाया था, मीन्स चटनी बनाई थी। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ऐश बनाना है। क्या बनाना है? ऐश मतलब राख। तो देखिए हमें कोई भी हमने लिविंग टिश्यू लिया, ठीक है, कोई भी लिविंग टिश्यू लिया तो बेटा इसे क्या करना है, सबसे पहले तो हमने इसे ड्राई किया। ड्राई करने पे क्या होता है बेटा, जो भी लिविंग टिश्यू है इसमें कोई भी जो भी मॉइस्चर होता है, वाटर वेपर होगा, तो ये इवेपोरेट हो जाएगा। ये क्या होता है बेटा, ये इवेपोरेट हो जाएगा। देन इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, बर्न करेंगे। तो बेटा बर्न करने पे क्या होता है, हमें ऐश मिलती है। ठीक है, तो ऐश मिलती है। अब देखिए जो ड्राई टिश्यू है हमारा, अब इसे जब बर्न करते हैं तो बर्न करने पे बेटा होता क्या है कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो हमारा, जो बाकी का बचा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जो ऐश बचती है ये हमारा इसमें सारा का सारा क्या होता है,
इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इससे क्या है ना, इस प्रोसेस से क्या हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसमें इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कितना है, ठीक है, कौन कौन सा है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो ये अब इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका क्या आ जाएगा, जैसे कि सोडियम आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा, कैल्शियम, मैग्नीशियम, वाटर, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, फॉस्फेट आयन एंड सल्फेट आयन, कुछ ये कंपाउंड्स। तो ये तो आपका हो गया इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिविंग टिश्यूज। तो आई थिंक दैट्स एक ओवरव्यू आपका एक क्लियर हो गया। नाउ कम्स टू अमाइनो एसिड्स। देखिए अब क्या हमें पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल के एक एक यूनिट्स को पढ़ना है, जिसमें आपका अमाइनो एसिड्स आएगा, देन इसके बाद प्रोटीन्स आएगा, फिर आपको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, एंजाइम्स, ठीक है। तो ये तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अमाइनो एसिड्स। तो देखिए बेटा, मैंने आपको जैसा बताया कि अमाइनो एसिड्स किस में आएंगे भाई, अमाइनो एसिड्स आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। क्यों, क्योंकि इनका साइज जो है ये कितना होगा, इनका साइज जो होगा वो बेटा 18 टू 1000 डाल्टन के बीच में होगा। क्या होगा इनका, 18 टू 1000 डाल्टन। अब जो अमाइनो एसिड्स होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एज आई टोल्ड यू कि जो प्रोटीन्स होते हैं भाई किससे मिलके बने होते हैं, तो ये बने होते हैं, ये अमाइनो एसिड्स के मोनोमर्स से मिलके बने होते हैं। बहुत सारे अमाइनो एसिड्स के मोनोमर्स मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब देखिए कि कोई भी अमाइनो एसिड है तो उसको वो अमाइनो एसिड कब होगा, तो उसके लिए भी कुछ कंडीशंस होती हैं कि कोई भी जो अगर जो अमाइनो एसिड्स हैं तो एटलीस्ट उनके पास एक NH2 ग्रुप होना चाहिए और एक एसिडिक ग्रुप होना चाहिए, मतलब एक बेसिक ग्रुप या फिर अमाइनो ग्रुप और एक एसिडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो बेटा ऑल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, जो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन। ऑल अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन। तो ये क्या है, अब देखिए होता क्या है कि भाई जो मीथेन, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये किसके सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, ये मीथेन के सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। तो आई थिंक आपको मीथेन का फॉर्मूला तो पता ही होगा, जैसे कि क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन एंड ये हाइड्रोजन। देखिए ये हमारा किसका स्ट्रक्चर है, ये हमारा मीथेन है। तो क्या है कि अगर हम इस मीथेन के इस H को हम रिप्लेस कर दे किससे, कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, और इस हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर दे NH2 ग्रुप से, और इस H को रिप्लेस कर दे हम R से, और इसे हम ऐसे ही बना रहने दें, तो बेटा ये अब आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया अमाइनो एसिड। तो अब आप देख सकते हैं कि अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स आर द सब्स्टिट्यूट्स ऑफ मीथेन। तो ये आपका एक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला हो गया किसका, अमाइनो एसिड्स का। तो देखिए ऑल अमाइनो एसिड्स आर क्या होते हैं, ये देखिए इसमें क्या है कि एसिडिक ग्रुप है और ये NH2 ग्रुप है। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। एम्फोटेरिक मतलब बेटा क्या होता है कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें क्या होता है कि एसिडिक ग्रुप भी हो और बेसिक ग्रुप भी हो, मीन्स एसिडिक एज वेल एज बेसिक ग्रुप जिनमें दोनों होते हैं, तो दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक, ठीक। तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये एम्फोटेरिक इन नेचर होते हैं। अब ये क्या होता है बेटा, ये क्या शो करते हैं, ये ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, मतलब कि ये क्या होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। तो अब ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए भी क्या है, कुछ कंडीशंस होती हैं, मतलब कि इसमें आप देखते हैं कि जो हमारा अमाइनो एसिड है कि इसमें सारे के सारे क्या है, जो कार्बन है, कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल है, ठीक है। देखिए यहाँ H है, यहाँ एसिडिक ग्रुप है, ये R ग्रुप है और ये अमाइनो ग्रुप है। तो क्या है कि चारों की चारों वैलेंसी कार्बन की क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल है। तो दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज, तो ये कंडीशन क्या है, ये जब डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल होती है तो वो ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं।
तो ऐसा अब देखिए, ये जो कार्बन है, जो ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल होती है, तो ऐसे कार्बन को हम बोलते हैं कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं इसे हम? कायरल कार्बन। और बेटा जिस ग्रुप से NH2 ग्रुप जुड़ा, जिस कार्बन से NH2 ग्रुप हमारा जुड़ा है, उसे हमने नाम दे दिया अल्फा कार्बन। इसे हम कायरल कार्बन भी बोल सकते हैं और अल्फा कार्बन भी बोल सकते हैं। तो अल्फा जो कायरल कार्बन है, कि मतलब कायरल कार्बन क्या है कि जिसकी ऐसा कार्बन जिसकी चारों की चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल हो। अब बेटा बात आती है कि क्या सारे अमाइनो एसिड्स अल्फा अमाइनो एसिड्स होते हैं? तो नहीं बेटा, कुछ अमाइनो एसिड्स हमारे बीटा अमाइनो एसिड्स भी हो सकते हैं। अब बीटा अमाइनो एसिड कैसे होंगे? कि बेटा देखिए, अगर ये हमारा सपोज दैट ये हमारा एसिडिक अमाइनो एसिड है, ठीक, तो अगर ये जो ये हमारा अगर यहाँ से NH2 ग्रुप जुड़ता है, तो ये तो अगर यहाँ पे हम NH2 ग्रुप जोड़ते हैं, तो ये हमारा क्या होगा? अल्फा अल्फा अमाइनो एसिड होगा। बट अगर हम इस कार्बन के साथ एक और कार्बन जोड़ दें, इसके बाद NH2 ग्रुप हम जोड़ते हैं, तो दैट विल बी, अब ये तो बेटा ये क्या था? अल्फा कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा बीटा कार्बन। तो अब ये कार्बन जो अमाइनो एसिड है, ये हमारा बीटा अमाइनो एसिड होगा। क्या हो जाएगा? बीटा अमाइनो एसिड होगा। तो अगर एक कार्बन के बाद दूसरा कार्बन अटैच है, इसके बाद अमाइनो ग्रुप जुड़ा है, तो ऐसे अमाइनो एसिड्स क्या होंगे? बीटा अमाइनो एसिड्स होंगे। अब देखिए, बात करते हैं कि जो पहला अमाइनो एसिड था वो कब कौन सा डिस्कवर हुआ था, और सेकंड कौन सा अमाइनो एसिड डिस्कवर था? तो फर्स्ट अमाइनो एसिड डिस्कवर्ड इज एस्पर्जिन। जो पहला अमाइनो एसिड था वो एस्पर्जिन था, सेकंड अमाइनो एसिड सिस्टाइन था, एंड लास्ट अमाइनो एसिड थ्रेओनिन। आर बदलेगा, चेंज होगा, वैसे वैसे हमारा अमाइनो एसिड का नेम भी चेंज हो जाएगा। सपोज दैट अगर हमारा अगर आर की जगह हम एच लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये ग्लाइसिन हो जाएगा। और बेटा जो ग्लाइसिन है, ये क्या होता है? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। देखिए, ये एक एक्सेप्शन में है, और ये आपसे क्वेश्चन में बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है कि ग्लाइसिन इज, ठीक है, आपसे ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ऑप्टिकल इनएक्टिव या ऑप्टिकल एक्टिव। तो बेटा ऑल अमाइनो एसिड्स आर ऑप्टिकल एक्टिव, बट ओनली ग्लाइसिन इज ऑप्टिकल इनएक्टिव। तो रीजन क्या है? कि बेटा देखिए, मैंने जैसे आपको बताया था कि ऑप्टिकल एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? कि उसके पास कायरल कार्बन होना चाहिए। कायरल कार्बन बोले तो कि चारों वैलेंसी डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप से फुलफिल होनी चाहिए। बट ग्लाइसिन का फॉर्मूला अगर हम देखें कि ग्लाइसिन का फॉर्मूला बनाइए, अच्छा, तो क्या है? ये H हो जाएगा, ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा NH2 ग्रुप हो जाएगा। यहाँ पे क्या है? जो हमारा ग्लाइसिन होता है, यहाँ पे क्या होता है? H होता है, ठीक। तो ये क्या है? देख रहे हैं आपकी, यहाँ पे भी H है और यहाँ पे भी H है। तो क्या ग्लाइसिन की स्ट्रक्चर में आप डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप देख पा रहे हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है रिपीट हो रहा है, ठीक। तो दैट्स व्हाई ग्लाइसिन इज ऑप्टिकल इनएक्टिव, ठीक। और जो ग्लाइसिन होता है, ये सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है? ये ग्लाइसिन जो है, ये सबसे ज्यादा सोयाबीन में पाया जाता है। मीन्स सोयाबीन इज रिच इन ग्लाइसिन। सोयाबीन रिच इन ग्लाइसिन। नाउ बेटा कम्स टू क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स। अब देखिए बेटा, अमाइनो एसिड्स के नेचर के अकॉर्डिंग जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, थ्री टाइप्स के होते हैं। एसिडिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, और बेसिक अमाइनो एसिड्स एंड न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स। तो एसिडिक अमाइनो एसिड्स कब होंगे? अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो NH2 ग्रुप से ज्यादा होंगे। मतलब कि एसिडिक ग्रुप बेसिक ग्रुप से अगर ज्यादा है, तो दैट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड इज एसिडिक, लाइक दैट एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। तो ये क्या है? ये एसिडिक अमाइनो एसिड में आएंगे। जबकि बेसिक अमाइनो एसिड में क्या होता है? कि बेटा अमाइनो ग्रुप मतलब कि NH2 ग्रुप ज्यादा होगा। NH2 ग्रुप क्या होता है? हमारा बेसिक है। तो अगर NH2 ज्यादा है, तो ये हमारा क्या होगा? बेसिक अमाइनो एसिड होगा, जैसे कि हिस्टिडीन, लाइसिन एंड आर्जिनिन।
आर्जिनिन, ये क्या है आपके बेसिक अमाइनो एसिड्स। ये बेटा आपसे क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, आपको 4-5 आपको नाम दे दिए जाएंगे अमाइनो एसिड्स के, और आपसे पूछा जाएगा कि विच वन इज द बेसिक अमाइनो एसिड एंड विच वन इज द एसिडिक अमाइनो एसिड। ठीक, तो ये आप ऐसे याद रख सकते हैं ना। कुछ बेटा न्यूट्रल अमाइनो एसिड्स भी होते हैं जिनमें कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स, जैसे कि फेनिलएलानिन, ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन। कुछ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ऐसे अमाइनो एसिड जिनमें सल्फर प्रेजेंट हो, तो वो क्या होते हैं सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, जिसमें कि एग्जांपल क्या आ जाएगा आपका मेथियोनिन एंड सिस्टीन। कुछ होते हैं आपके हाइड्रोक्सिल कंटेनिंग अमाइनो एसिड जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो ये हो जाएगा आपका बेटा सेरीन एंड थ्रेओनिन। कुछ होते हैं आपके इम्यूनो एसिड, इम्यूनो एसिड जैसे कि प्रोलीन। अब देखो बेटा जो इम्यूनो एसिड और एमाइनो एसिड, इनमें डिफरेंस क्या होता है बेटा, जो एमाइनो होते हैं इनमें क्या होता है बेटा NH2 ग्रुप होता है, जबकि इम्यूनो होता है ये क्या होता है NH होता है। अगर बेटा सिर्फ NH लिखा है तो दैट वुड बी इम्यूनो, अगर NH2 लिखा है तो दैट वुड बी एमाइनो। नाउ दैट्स क्लियर टू यू। नाउ कम्स टू, अब बेटा देखिए अब बात करते हैं कि इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड्स पे। तो देखिए हमारी बॉडी में कुछ अमाइनो एसिड तो बनते हैं और कुछ नहीं बनते हैं। तो जो नहीं बनते हैं उन्हें हम बाहर से डाइट में के फॉर्म में लेते हैं, कुछ अमाइनो एसिड हमारी बॉडी में ही बनते हैं। तो जो मतलब ऑल अप्रॉक्स 20 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स आर फाउंड। तो ये जो 20 टाइप के अमाइनो एसिड्स होते हैं, तो इनमें क्या होते हैं 10 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स इसेंशियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, और 10 कुछ जो 10 होते हैं ये नॉन इसेंशियल होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बनते हैं। ठीक, जबकि प्लांट्स होते हैं बेटा, जो प्लांट्स होते हैं तो ये प्लांट्स में सारे के सारे अमाइनो एसिड जो प्लांट्स होते हैं वो खुद बना लेते हैं, तो उन्हें कहीं बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि जो एनिमल होते हैं तो इनमें क्या होता है कि सिर्फ 20 टाइप्स सिर्फ 10 टाइप्स के अमाइनो एसिड ही बनते हैं, जबकि 10 टाइप्स ऑफ अमाइनो एसिड्स ऑब्टेन फ्रॉम देयर डाइट। नाउ देखिए अब इनमें क्या है एसेंशियल अमाइनो एसिड से आर्जिनिन, हिस्टिडीन, थ्रेओनिन, ट्रिप्टोफैन, वैलाइन, फेनिलएलानिन, आइसोल्यूसाइन, ल्यूसाइन, मेथियोनिन, लाइसिन। अब बेटा ये इतने सारे नाम है आपको शायद याद नहीं हो पाएंगे ऐसे, तो उसके लिए भी क्या है ट्रिक है। तो ट्रिक क्या है कि एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए ट्रिक बेटा क्या है कि टीटी हॉल में वीआईपी। ठीक, टीटी हॉल में वीआईपी, इस ट्रिक से आपको क्या है जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है सारे याद हो जाएंगे। तो देखिए कैसे याद करना है। टी फॉर आपका थ्रेओनिन, दूसरे टी से ट्रिप्टोफैन, एच से हो गया हिस्टिडीन, ए से आर्जिनिन, एल से हो जाएगा बेटा आपका ल्यूसीन, दूसरे एल से लाइसिन, ठीक, एम से मैथियोनिन, वी फॉर वैलाइन, आई से हो जाएगा बेटा आपका आइसोल्यूसाइन एंड पी से फेनिलएलानिन। मतलब टीटी हॉल में वीआईपी, इससे क्या है आपको जितने भी एसेंशियल अमाइनो एसिड है वो सारे चुटकी में याद हो जाएंगे। ठीक, नाउ कम्स टू नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। अब नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड के लिए ट्रिक क्या है भाई मैम, वो भी मुझे बता दीजिए तो हम वो भी याद कर ले। मैं बताती हूँ। देखिए क्या है कि अब नॉन एसेंशियल के लिए जैसा आपको पता है कि सारी लड़कियों को क्या है ना समोसा आलू का बड़ा ही पसंद है, तो ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी, मतलब जैसे ही उन्हें समोसा मिलता है वो क्रेजी हो जाती हैं। गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा, गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा, मतलब जितनी भी गर्ल्स होती हैं ऑलमोस्ट ऑल गर्ल्स गो क्रेजी गेटिंग टेस्टी पोटैटो समोसा।
अब ये ट्रिक है आपको याद रखनी है, जिससे कि क्या है आपको सारे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड याद हो पाए। तो देखिए बेटा, ऑलमोस्ट इससे क्या हो जाएगा आपको, एलानिन, ठीक है, एस्पर्जिन, एस्पार्टिक एसिड, ठीक जी, और फिर जी फॉर एक जी से हो जाएगा ग्लूटामिक एसिड, दूसरे जी से हो जाएगा बेटा आपका ग्लूटामाइन, ठीक है, और एक ये हो गया, सी से हो जाएगा बेटा सिस्टाइन, एंड तीसरे सी जी से हो जाएगा ग्लाइसिन, पी से बेटा हो जाएगा प्रोलीन, ठीक है, और टी से हो जाएगा बेटा टायरोसिन, एंड एस से हो जाएगा सेरिन। मीन्स मतलब इस ट्रिक से आपको क्या है, दोनों के दोनों, चाहे एसेंशियल अमाइनो एसिड हो चाहे नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड हो, ये दोनों ही आपको बहुत ही इजी याद हो जाएंगे। ये तो हो गया बेटा। अब यहाँ पे कुछ आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगी कि ये तो आपके कुछ एसेंशियल अमाइनो एसिड हो गए बेटा, इसमें कुछ क्या होते हैं आपके नॉन एसेंशियल सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड भी होते हैं। क्या होते हैं? सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड। इसमें क्या आते हैं आपके बेटा, आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन। ये जो बेटा आर्जिनिन और हिस्टिडीन होते हैं, ये क्या होते हैं, सेमी एसेंशियल अमाइनो एसिड होते हैं। ये क्या होते हैं, ये हमारी बॉडी में में नहीं बनते, बट कुछ केसेस में क्या होता है, ये हमारी बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं। तो कब सिंथेसाइज होते हैं, तो ये जो आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन होते हैं, जो लैक्टेटिंग मदर होती है, मतलब कि जो अपने बच्चे को दूध पिलाती है, छोटा बेबी है तो अगर उसे फीड करा रही है, तो ऐसी मदर में आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन सिंथेसाइज होने लगता है। और दूसरा, जो भी सिक पर्सन होते हैं, जिन्हें बीमारी हुई होती है, और वो जब रिकवरी होती है, उनकी बीमारी से जब ठीक हो रहे होते हैं, तो उनमें क्या है, ये आर्जिनिन एंड हिस्टिडीन सिंथेसाइज हो जाता है, होने लगता है। तो ये हो गया आपका एसेंशियल अमाइनो एसिड एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। नाउ कम्स टू फंक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड। अब देखो बेटा, वैसे अगर देखा जाए कि अमाइनो एसिड के फंक्शंस तो बेटा बहुत हैं, हर जगह रोल प्ले करते हैं। कि पहला तो क्या है कि जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं, ये क्या होते हैं भाई, प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। मतलब कि जो प्रोटीन होते हैं किससे मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड से ही मिलके बने होते हैं। अमाइनो एसिड्स बेटा, दूसरा क्या है कि अमाइनो एसिड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ बॉडी। जब हमारी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जब रिक्वायरमेंट होती है, तो जो अमाइनो एसिड्स होते हैं उस तो ये क्या करते हैं, ये उसे कार्बोहाइड्रेट में चेंज कर देते हैं। टायरोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ हार्मोन। जो टायरोसिन है वो क्या है, जो हार्मोन्स होते हैं, लाइक हमारे थायरोक्सिन, इपिनेफ्रिन, डोपामाइन, ठीक है, तो इनकी सिंथेसिस के लिए टायरोसिन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक, उसके सिंथेसिस में ये रोल प्ले करते हैं। दूसरा कि जो टायरोसिन है, ये क्या है, ये स्किन पिगमेंट जो होती है हमारी मेलानिन, टायरोसिन इज रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्किन पिगमेंट मेलानिन। जो टायरोसिन होते हैं, ये हमारी जो एज यू नो दैट कि जो हमारी स्किन होती है, तो स्किन टोन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, तो मिलानिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो बेटा मिलानिन होता है, ये किसकी हेल्प से बनता है, टायरोसिन। सो टायरोसिन इज द प्रिकर्सर ऑफ melanin. Now glycine is required for synthesis of hemoglobin. कि जो ग्लाइसिन होता है बेटा, ये क्या होता है, ये हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, और ग्लाइसिन मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्लाइसिन जो है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड होता है, और जो ग्लाइसिन होता है ये सोयाबीन में सबसे ज्यादा पाया जाता है, रिच इन ग्लाइसिन होता है सोयाबीन। एंड कुछ अदर अमाइनो एसिड के फंक्शंस होते हैं कि जैसे ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और ग्रो एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, मेक हार्मोन्स एंड ब्रेन केमिकल्स, प्रोवाइड एनर्जी सोर्सेज, मेंटेन हेल्दी स्किन एंड हेयर नेल्स। ठीक, और ये अमाइनो एसिड मसल्स बनाने में हेल्प करते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी हेल्प करते हैं, बूस्ट करते हैं उसे। और कुछ क्या होते हैं कि सस्टेन नॉर्मल डाइजेस्टिव सिस्टम, कि डाइजेस्टिव सिस्टम को नॉर्मल बनाने में भी ये हेल्प करते हैं। तो
आई थिंक ये जो अमाइनो एसिड्स हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से और बहुत इजी में आपको तैयार हो गया होगा। तो आई थिंक दैट्स ऑल अबाउट अमाइनो एसिड्स एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अवर प्रोटीन। तो वो हम अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एंड अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक।